एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस कक्षा से भरपूर लाभ उठाएंगे। दोस्तों, हमने कल बहुत ही डिटेल में विश्लेषणात्मक ढंग से आपका सिलेबस डिस्कस किया था और उसको डिस्कस करने के पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये जो एग्जाम है कॉन्सेप्चुअल है, बहुत फैक्चुअल है, तो आपको चारों तरफ चौतरफा नजर रखनी है और गहराई से पढ़ाई करना है, जिसमें हम बिल्कुल भी किसी प्रकार की लिबर्टी नहीं ले सकते। तो आपके सिलेबस में सबसे पहले समासशास्त्र की परिभाषा, विषय क्षेत्र और विषय वस्तु ये मेंशन्ड है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो समाजशास्त्र है क्या, समाजशास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं, ये सारे सवाल शुरुआती तौर पर हमें स्पष्ट होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है कि समाजशास्त्र के जनक कौन है। इसके जनक जो हैं वो हैं ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे, ऑगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र के जनक के तौर पर जाना जाता है कि इज अ फादर ऑफ सोशियोलॉजी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 1848 में एक विषय के रूप में इसकी शुरुआत करी थी। 1838 में 1838 में प्रारंभ किया था, नाट 48। इन्होंने पहले समाजशास्त्र का नाम समाजशास्त्र रखा नहीं था, एक्चुअली इन्होंने रखा था सामाजिक भौतिकी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले सोशियोलॉजी को बोला था सोशल फिजिक्स। एक व्यक्ति थे क्वेटलेट, क्वेटलेट, उन्होंने शब्द को क्या कर लिया था, हथिया लिया था, चोरी कर लिया था। तो बाद में फिर इन्होंने इस शब्द को सोशियोलॉजी रखा। सोशल फिजिक्स इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बैकग्राउंड के आदमी थे। तो उनका पूरा जो जोर था वो समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाने पर था, तो इसलिए शायद उन्होंने ऐसा किया था। ठीक, समाजशास्त्र की बात करते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है सोशियस और एक है लोगस। जो एलजी यानी लैटिन एवं ग्रीन भाषा के शब्द। ठीक, तो लैटिन और ग्रीक दो भाषाओं के शब्द हैं। इनसे मिलकर बनता है सोशियोलॉजी। इनसे मिलकर क्या बनता है, सोशियोलॉजी बनता है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहा जाता है कि जो समाजशास्त्र है
लगभग 150 वर्षों पुराना है। देखो, समाज तो मनुष्य के आगमन के साथ है, लेकिन समाज शास्त्र का विषय लगभग 150 सालों से अधिक पुराना माना नहीं जाता है। ठीक है, अब यहां परिभाषा के तौर पर देखेंगे कि अलग अलग समाजशास्त्रियों ने क्या कहा है। तो एक व्यक्ति हैं एलेफ वार्ड। एल.एफ. वार्ड ये कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक घटना और विषय वस्तु का अध्ययन है। क्या है? सामाजिक घटना और विषय वस्तु का अध्ययन है कि समाज में जो घटने वाली घटनाएं हैं उसको हम इसमें शामिल करते हैं। ठीक, जांच मिल कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के स्वरूपों का अध्ययन है। ठीक, पार्क और बर्गेस ठीक है, पार्क और बर्गेस कहते हैं समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, तो अलग अलग जो समाजशास्त्र इसकी व्याख्या करते हैं उनमें हम अलग अलग संदर्भों में उसको समझते हैं। ठीक, सबके केंद्र में व्यक्ति हैं, लोग हैं, जाहिर सी बात है समाजशास्त्र एक विषय है तो अध्ययन का केंद्र हमेशा व्यक्ति ही होगा। ठीक, फेयर चाइल्ड जो मानव और उसके पर्यावरण मानव और उसके पर्यावरण का अध्ययन है। फेयर चाइल्ड कहते हैं समाजशास्त्र मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। कि मनुष्य का जो पर्यावरण से जो संबंध है, जो नाता है, जो रिश्ता है, उसको हम इसमें देखते हैं।
मैं 3-4 मैंने आपको परिभाषाएं ली, अब इसको मैं एक एक करके समझाता हूं। अब इसमें कहा गया सामाजिक घटना और जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है। ये क्या है? सामाजिक घटना और विषय वस्तु। ये इनका कीवर्ड भी है, याद रखिएगा, वर्ड याद रखते हुए। सामाजिक घटना से आशय है कि मान लो जैसे परिवार थे, उनसे टूटकर क्या बने? एकाकी परिवार बने या एकल परिवार बने, तो ये घटना है। ठीक है, इसका अध्ययन होगा। तो अध्ययन हमेशा कौन सा अच्छा होता है? जो कारण को बता पाए। परिणाम तो ये हो ही गया कि एकाकी परिवार बने, पर कारण को बता पाए। अब ये कारण क्या बताएगा कि साहब क्या हुआ कि औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, पश्चिमीकरण हुआ, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हुआ। उसके बाद इन सभी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पूरी दुनिया में लोग अलग अलग जगहों पर जाकर रहने लग गए। तो अपने मूल स्थान से तो अलग जाएंगे ना सर वो, और जब अपने मूल स्थान से अलग जाएंगे तो उनकी उनकी क्या चुनौती रहेगी? उनकी चुनौती ये रहेगी कि उनको कहीं ना कहीं अपने लिए अपने परिवार को ले जाना पड़ेगा। और जब अपने साथ अपने परिवार को वो ले जाएंगे तो उसका रिजल्टेंट उनके लिए क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो अपना जो संयुक्त परिवार है उसको उससे अलग होकर ही जाएंगे। फिर कहा गया सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूपों का अध्ययन है। एक डेफिनेशन है। अब जैसे यह है तो सामाजिक अंतःक्रिया समझिए, ठीक। अब मान लो ये एक समाज है, ये मान लो भारत है। अब मान लो इसमें एक ये राज्य है केरल, मान लो क्या है, यहां के लोग, ये मान लो इसका भूगोल है, यहां के लोग आपस में इंटरेक्ट ना हो तो अरस्तू जो बात कहता वही सत्य होगी कि नहीं होगी? वो क्या कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से पृथक उसकी सत्ता नहीं के तुल्य है। या तो वो राक्षस हो सकता है या तो वो देवता हो सकता है। तो भाई समाज में हम क्या करते हैं? इंटरेक्शन, अंतःक्रिया तो करते ही हैं। अंतःक्रिया कोई भारी भरकम शब्द नहीं, इंटरेक्शन। जैसे हम अपने, जैसे आप हमसे इंटरेक्ट करते हो, टीचर असिस्टेंट इंटरेक्ट, भाई, रिश्तेदार, है ना, पड़ोसी, माता पिता, समाज। तो जितना भी आप समाज के साथ इंटरेक्ट करते हो तो आपको समाज के बारे में पता चलता है। इसी को अल्फ्रेड शुड्स लाइफ वर्ड बोलता है, जीवन संसार। तुम्हें कितना भी ज्ञान हो लेकिन समाज का ज्ञान नहीं है तो तुम किसी भी काम में उस हद तक दक्षता हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो समाज सिखाता है वो दुनिया में कोई चीज नहीं सिखा सकती, कोई किताब नहीं सिखा सकती। फिर समाजशास्त्र क्या है? सामूहिक व्यवहार का अध्ययन है। पार्क और बर्गेस कहते हैं, ये कीवर्ड इनका, सामूहिक व्यवहार आप पकड़ लीजिए। अब हमारा व्यवहार कैसे बनता है? जान लो हम भारत में रहते हैं और मान लो हिंदू हैं, तो हमारा व्यवहार करने का तरीका कैसे है? नमस्ते करना, चरण स्पर्श करना। हम दूसरे धर्म के लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं, पैर छू लेते हैं उनके। तो ये है भारत का व्यवहार। लेकिन अगर मान लो हम यूएस में रहते हो, वहां लड़का क्या बोलता है? हेलो डैड, हेलो मॉम। एक अगर आपने फिल्म देखी हो हिंदी मीडियम, तो वहां क्या हमारे यहां पर 25-30 साल तक फादर खर्चा देते हैं पढ़ाई लिखाई का,
कईयों तो शादी भी माँ बाप के सहारे ही करते हैं। तो हिंदी मीडियम में इरफान खान की बेटी कहती, पापा मैंने अपनी फीस खुद भरी है, मैं अपना घर खुद चलाऊंगी। वो कहता पागल हो गई हो। वो कहता ये पागल हो गई, बावली हो गई है। क्योंकि वहां कल्चर है कि 15 साल में बच्चा अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए, अलग रहे। हमारे यहाँ तो शादी के बाद भी अलग नहीं होते हैं, और अलग भी लड़ाई झगड़ा करके ही होते हैं। और लड़की शादी के बाद अलग रहने का प्रस्ताव अगर रख दे तो उसके चाल चरित्र व्यवहार एकता सब चीजों पर सवाल खड़ा कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग ये कंसेप्ट काम करते हैं। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं एलेक्स इंकल्स के बारे में। एक व्यक्ति हुए एलेक्स इंकल्स नाम के, इनकी पुस्तक भी बहुत बार पूछी गई। इनकी बुक है व्हाट इज सोशियोलॉजी। व्हाट इज सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक है, और इसमें इन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा। आप ये बुक ही याद रहोगे तो बहुत बड़ी बात होगी। कठिन प्रश्न आएगा तो अंदर गहराई में पूछेगा। जिसमें पहला भाग इनका है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। ठीक, पहला भाग इसमें आता है कि कहीं ना कहीं हम समाज का अध्ययन करते हैं तब समाज की सच्चाई पता चलती है। दूसरा है समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन के रूप में। इसकी बात दुर्खीम ने करी है कि कैसे, और सामाजिक संस्थाएं क्या हैं? परिवार, विवाह, नातेदारी, जाति। ठीक। और तीसरा फेज इन्होंने बताया सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। इसमें किसने बोला? रॉबर्ट पार्क ने और क्यूबर नामक एक व्यक्ति है। तो ये क्या है भाई? सामाजिक संबंध क्या है? सामाजिक संबंध हमारे किसके साथ हैं? उदाहरण के लिए व्यक्ति के साथ हैं, समूह के साथ हैं। तो यही तो सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध पेड़ पौधों के साथ थोड़ी ना होगा, मशीनों के साथ नहीं हो सकता, ये व्यक्तियों के साथ ही हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि एलेक्स इंकल्स यहां क्या कहना चाहते हैं। क्लियर है पूरा? समाज का अध्ययन जब हम करते हैं तो पूरी चीजें उसमें शामिल होती हैं। परंपराएं, संस्थाएं, प्रथाएं, जनरीतियां, सभी कुछ इसमें शामिल हो जाता है कि नहीं?
तो एलेक्स एंगल्स ने 3 बताए, ये भी पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, तो विषय क्षेत्र का यार मतलब होता है कि एक दायरा, कि उसमें क्या क्या चीजें उसमें शामिल होंगी, तो ये काफी बड़ी चीज है। एलेक्स एंगल्स कहते हैं भाई जैसे समाज है परिवर्तित होता रहता है, एक समय जहां जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बहुत महत्व होती थी, आज आदमी के कार्य को बहुत महत्व दिया जाता है। तो एलेक्स एंगल्स कहते हैं कि इसका जो विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसको हम किसी भी एक सीमा में नहीं बांध सकते, परंतु फिर भी कुछ तरीकों से हम उसको समझ सकते हैं। तो जो उसके विचारधाराएं हैं उसके माध्यम से उसको समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला आता है यांत्रिक संप्रदाय। यांत्रिक संप्रदाय आता है पहला। तो यांत्रिक संप्रदाय में सामाजिक घटनाओं की व्याख्या हम भौतिक रसायन इन सब के माध्यम से करते हैं। जब मैकेनिकल फॉर्म में देखते हैं तो सामाजिक जो घटनाएं हैं एवं क्रियाओं की व्याख्या भौतिक रसायन है ना, जैसे संदर्भों में करते हैं। यह है यांत्रिक संप्रदाय। फिर दूसरा आता है भौगोलिक संप्रदाय। भौगोलिक संप्रदाय, तो जो भौगोलिक संप्रदाय है इसमें बहुत सारे समाजशास्त्री शामिल हैं, जैसे मॉन्टेस्क्यू, लीपले, हटिंगटन, रेडजल। ऐसे तमाम समाजशास्त्री भौगोलिक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखो भौगोलिक संप्रदाय में कहा गया कि जलवायु का परिवर्तन जैसा हमारे ऊपर रहेगा, जैसे कोस्टल एरिया के लोग हैं मछली खाते हैं चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, कहते हैं कि जलवायु का परिवर्तन, जलवायु का प्रभाव जैसा होगा वैसा समाज बनेगा। अब बंगाल में मच्छी चावल खाया जाता है, वेस्ट के देशों में वाइन पी जाती है। हटिंगटन की पुस्तक है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट,
एक व्यक्ति है सैमुअल हटिंगटन। हटिंगटन, इनकी पुस्तक है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। इसमें बड़ी बात बोलते हैं, इसमें कहते हैं कि जलवायु जो है सभ्यता की उत्पत्ति, प्रगति और विनाश का कारण है। ठीक है, क्लाइमेट को इस संदर्भ में बहुत महत्व देते हैं कि जो है, जो जलवायु है उसका इस तरीके से रोल बहुत है कि किसी भी सभ्यता की उत्पत्ति कितनी होगी, कैसे होगी, उस सब पर यह निर्भर करता है। तीसरा आता है जैव संप्रदाय। जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैव संप्रदाय में इसको सोरोकिन ने अलग अलग तरीके से बताया। ठीक है, सोरोकिन ने इसे कई बताया। इसमें पहला आता है जैव सावयी संप्रदाय। पहला आता है जैव सावयी संप्रदाय, जो डार्विन के विचारों से प्रभावित है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन क्या कहते हैं? जीवित वही रहेगा जो सर्वोच्च होगा। फिर एक प्रजातीयतावाद की बात करता है, जो अलग अलग रेस होती है, प्रजातीयता की बात करता है। इसमें इसको दिया गोबेनेउ ने, यह भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और तीसरा था जीवित रहने के लिए संघर्ष, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कि जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, क्योंकि उसको अपने सर्वाइवल के लिए हर व्यक्ति अपने समाज, अपने प्राणी से, आसपास के वातावरण से कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए करता है कि उसको अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखना है। ठीक, अब आता है जनांकिकी संप्रदाय। ये किसने दिया? ये माल्थस ने दिया। और इनकी बुक का क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। बहुत बार पूछा गया है। इन्होंने क्या कहा कि जनसंख्या कैसे बढ़ती है? इन्होंने कहा जनसंख्या बीज गणती क्रम में बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? बीज गणती क्रम में से 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे करके बढ़ती है, 128 ऐसे कंटिन्यू।
और संसाधन कैसे बढ़ते हैं? अंकगणितीय क्रम। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 100। तो जनसंख्या बीजगणितीय क्रम में और संसाधन बढ़ते हैं अंकगणितीय क्रम में। तो इसके बारे में इन्होंने बात करी और कहा कि अगर किसी देश में कोई बाधा ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो 25 साल में जनसंख्या कैसी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। तो ये तो कई चीजों को अच्छा भी मानते हैं, जैसे महामारी वगैरह को अच्छा मानते हैं। ये कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण का एक नैसर्गिक तरीका है और दूसरा निवारक तरीका है। नैसर्गिक प्रकार और दूसरा है निवारक प्रकार। तो जैसे आती बाढ़, भूकंप, सूखा, ये सब नैसर्गिक तरीका। निवारक तरीका है जैसे परिवार नियोजन करना, खुद से कंट्रोल करना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करना। यह है निवारक तरीका जिसको हम खुद कॉन्शियसली हैंडल करते हैं। ठीक, तो ये चीज यहां पर आपको समझनी है। अब बात होगी समाजशास्त्री संप्रदाय के बारे में। तो संप्रदाय का कोई और मतलब नहीं है, संप्रदाय का मतलब होता है ब्रांच या स्कूल। तो समाजशास्त्री जो संप्रदाय, इसको दो भागों में देखा जाता है। ठीक, जिसे स्वरूपात्मक संप्रदाय या जर्मन संप्रदाय भी कहते हैं, और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। अब ये दोनों को ध्यान से पढ़िएगा, इससे जुड़े थिंकर्स भी हम बात करेंगे उसमें। तो देखो, जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है, ये कहता है कि समाज में सभी घटनाओं को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते। इसके प्रवर्तक हैं जॉर्ज सिमेल। और इसमें अन्य जो थिंकर हैं वो हैं जैसे वान वीज, टॉनीज, ठीक है, मैक्स वेबर, बूगल, रॉस, पार्क, ETC। इनका कहना है कि समाज की प्रमुख घटनाओं को ही इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ठीक, प्रमुख घटनाओं को ही, क्योंकि इनका कहना है कि यार हम अगर सब चीजों को शामिल करने लगेंगे तो समाजशास्त्र एक कचरेदान की तरह बन जाएगा। तो सबको शामिल करना तो ठीक नहीं है।
दूसरा संप्रदाय है, इसके दुर्खीम प्रोपाउंडर हैं, और अन्य जो लोग हैं उनमें है सोरोकिन, हाबहाउस इत्यादि। ये लोग समाज की प्रत्येक घटना को इसके अंतर्गत रखते हैं। ठीक, इनका कहना जब घटना समाज में घट रही है तो एक समाजशास्त्र विषय की ही जिम्मेदारी बनती है, उसके लिए यार कोई दूसरा विषय तो आएगा नहीं अलग से। तो इसमें सभी घटनाओं को शामिल करते हैं, बल्कि इसमें विशेष घटनाओं को, इसलिए इसको विशिष्ट संप्रदाय भी कहते हैं। कभी ऐसा पूछ ले। और वो समन्वय का मतलब है सभी लोगों को, सभी विचारधाराओं को, सभी घटनाओं को शामिल करो। अब बात करते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। कि एज ए सब्जेक्ट समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या रहे। ठीक, सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है कि जैसे तुम कहीं गए, किसी से तुमने कोई बात बताई, तो कह रहा है यार हमारे पास इतने दिन बाद मिलने हैं, बढ़िया बढ़िया बातें करो ना। आज जिस विषय पर तुम हमसे बात करें वो चीज तो रेलेवेंट नहीं रही, 10 साल 20 साल पहले की बात बता रहे हो यार तुम हमें। आज की बात करो, आज की दुनिया में जियो, आज क्या चल रहा है उसको समझो। ऐसी बातें कहने वाले हमें मिल जाते हैं। वही होता है सब्जेक्ट मैटर, कि किस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, कि किन बातों या विषयों को हम अपने अध्ययन में शामिल कर रहे हैं, यही होता है सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो जो विषय वस्तु है का तात्पर्य समाज की वास्तविकता को समझना, यानी आज समाजशास्त्र में अध्ययन हो और 5000 साल पहले की चीजों पर अध्ययन, उसका क्या रेलेवेंस है। आज की जो चुनौतियां हैं, क्लाइमेट की, लेडीज महिलाओं की, आर्थिक असमानता की, ग्लोबल वार्मिंग के, साइबर क्राइम के, वो सब चीजें होनी चाहिए ना। तो जिन बातों को समाज शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत शामिल किया जाता है, उसे विषय वस्तु कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं या विषय वस्तु कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले थिंकर हैं जिन्सबर्ग, उन्होंने 3-4 तरीके बताए।
जीन्सबर्ग के अनुसार। तो इन्होंने पहला बताया सामाजिक आकार की, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक व्याधि की। सामाजिक याद रखना है आपको, आकार की, फिर है सामाजिक नियंत्रण, फिर है सामाजिक प्रक्रिया, और फिर है सामाजिक व्याधि की। इन 4 रेफरेंसेस में इन्होंने देखा द 4 टाइप, 4 रेफरेंसेस देखे सामाजिक आकार की। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि जैसे जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का आकार क्या है, वो सब इसमें रखा जाएगा। आकार की मतलब आकार, का घनत्व और आकार। फिर दूसरा आता है सामाजिक नियंत्रण, जो हमारे ऊपर कंट्रोल करा लगाती चीजें, जैसे प्रथाएं, परंपराएं, ये सब कुछ, प्रथाएं, परंपराएं इत्यादि। फिर सामाजिक प्रक्रियाएं, जैसे सहयोग होता है समाज में, प्रतिस्पर्धा भी होती है समाज में, संघर्ष भी चलता है। और फिर आता है सामाजिक व्याधिकी, जो सामाजिक विघटन, जैसे चोरी डकैती, सामाजिक विघटन जो होता है समाज में, विचलन जो समाज में होता है, जैसे नशाखोरी, साइबर क्राइम, है ना, एडल्ट्री, वैश्यावृत्ति। तो वो सारी चीजें अध्ययन में शामिल रहती हैं। 4 हैं, याद रखेगा, पूछेगा आपसे। फिर दुर्खीम ने भी बताया, दुर्खीम का एक प्रकार है सामाजिक शरीर शास्त्र, जैसे इसमें वो परिवार, नैतिकता, इन सब की बात करते हैं। और दूसरा आता है सामाजिक आकार की, इसमें आता है समाज को प्रभावित करने वाले कारक, और तीसरा आता है सामान्य समाजशास्त्र। सामान्य समाजशास्त्र, इसमें सभी सामाजिक प्रक्रियाएं और संस्थाएं शामिल होती। सभी सामाजिक प्रक्रियाएं और संस्थाएं, जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी इत्यादि। हम स्पेंसर के हिसाब से समझेंगे।
स्पेंसर ने इसे कैसे बताया? तो इनका है पहला शिकारी अवस्था, दूसरा है पशुचारण अवस्था, तीसरा है कृषक अवस्था और चौथा है औद्योगिक अवस्था। भाई मनुष्य इसी तरह से तो आगे बढ़ा है। मनुष्य पहले क्या करता था? शिकार करता था, हंटिंग। कच्चा मांस मनुष्य ने खाया, पका मांस भी खाया। पशुचारण, जब उसने पशु पाले, आग का आविष्कार वगैरह हुआ, कृषि करने लग गया, कृषि। और उसके बाद की अवस्था आज क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है ना? तो ये सारी चीजें हैं। एलिफ वार्ड ने भी बताया, इन्होंने एक शुद्ध समाज शास्त्र बताया। और दूसरा व्यवहारिक समाजशास्त्र बताया। ये दो तरीके हैं काम करने के। फिर टॉनीज के बारे में अगर हम बात करें तो टॉनीज ने भी व्याख्याएं करी। इन्होंने शुद्ध समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र और अनुभवपरक समाजशास्त्र की बात करी। शुद्ध समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र और अनुभवपरक समाजशास्त्र की बात करी कि ये तीन चार पैटर्न देखने को जो है मिल जाते हैं। और अगर हम इसमें आगे बात करें तो एलेक्स एंकिल्स ने भी इसको बताया। एलेक्स एंकिल्स, एलेक्स एंकिल्स ने इसे बताया। तो उन्होंने ऐतिहासिक समाजशास्त्र, अनुभवासी समाजशास्त्र और विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र की बात करी।
3 अलग अलग आधार पर एलेक्स एंगल्स ने बताया और उसके बारे में अपनी राय रखी। इन्होंने कहा कि जो ऐतिहासिक समाजशास्त्र है वो क्या है बेसिकली। ऐतिहासिक समाजशास्त्र में हम बेसिकली समाज की प्राचीन घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्राचीन घटनाओं का अध्ययन, वेद पुराण, है ना, आदिम अवस्था में मनुष्य कैसा था उसका। अनुभविक समाजशास्त्र मतलब वर्तमान समाज। वर्तमान समाज के मतलब जैसे आज लव मैरिज हो रही है, आज लिव इन में लोग रह रहे हैं, जाति कमजोर हो गई है, जाति व्यवस्था, धर्म का महत्व कम हो गया है, इनकी बात करते हैं। विश्लेषणात्मक का मतलब होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, वाई, क्यों का पता लगाया जाता है कि अगर ये घटनाएं घट रही हैं तो उनका कारण क्या है। ठीक है, तो कारण में इसमें बताया जाएगा कि पश्चिमीकरण का प्रभाव है, संविधान है, लोगों को अधिकार मिल गए हैं, समानता की बात होती है, महिला अधिकारों की बात होती है, औद्योगिकरण है, निजता है, इन सब चीजों की बात होती है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं किंग्सले डेविस के अनुसार कि किंग्सले डेविस इसको कैसे बताते हैं। इसकी व्याख्या किंग्सले डेविस कैसे करते हैं। इनकी बुक है ह्यूमन सोसाइटी, उसमें इन्होंने बताया है किंग्सले डेविस ने कि वो कैसे व्याख्या करते हैं। तो किंग्सले डेविस ने कहा कि बेसिकली समाजशास्त्र की विषय वस्तु 5 भागों में देखी जानी चाहिए। एक है सामाजिक संरचना, कि हमारे समाज की संरचना क्या है, कैसी है, जाति, धर्म, प्रथाएं, मूल्य, परंपराएं, ये सब कुछ। दूसरा है सामाजिक कार्य क्या है, तीसरा सामाजिक अंतःक्रिया कैसे होती। अब देखो जातियां अभी भी हैं, तो ऊंची जाति और नीची जाति के बीच विभाजन है कि नहीं है। व्यक्ति और उसका समाज, और फिर पॉइंट आता है सामाजिक परिवर्तन का। कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है, उसको कैसे देखा और समझा जाता है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, ये जो समाज में घट रही हैं, समाज की सत्यता की जांच कर रही हैं,
ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कि कैसे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या समझा कि समाजशास्त्र की परिभाषा, विषय वस्तु और विषय क्षेत्र। समाजशास्त्र के जनक स्टार्ट करा, परिभाषाओं को समझाया, फिर आए इलेक्सेंकिल्स पर, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र देखा, फिर समाजशास्त्री संप्रदाय के बारे में समझा, फिर समाजशास्त्र की विषय वस्तु को रेखांकित करते हुए अलग अलग जो चिंतकों की राय है उसको आपके साथ साझा किया। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा सेशन शानदार तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।